हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न को हल करेंगे। तो इस क्रम में पहला प्रश्न है, जब मांग वक्र अक्ष के समानांतर होता है तो मांग की लोच कितनी होगी। अर्थात मांग वक्र इस तरह एक्स अक्ष के समानांतर है तो मांग की लोच कितनी होगी, मांग की लोच अनंत होगी। तो इसमें हमारा ऑप्शन ग सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से वस्तु पर किया जाने वाला व्यय समान रहे तो मांग की कीमत लोच कितनी होगी। तो इसका उत्तर होगा इकाई, क्योंकि आप मार्शल की इकाई रीति के अनुसार आपने पढ़ा होगा कि यदि कीमत और कुल व्यय में धनात्मक संबंध है तो लोच इकाई से कम होगी, और कीमत और व्यय में ऋणात्मक संबंध है तो लोच इकाई से अधिक होगी। और जब कीमत में परिवर्तन का कुल व्यय पर कोई प्रभाव न रहे, कुल व्यय पहले जैसा ही रहे, समान रहे, तो हम कहेंगे कि लोच इकाई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नीचे दी गई तालिका में वस्तु की कीमत व मांग दर्शा रही है, तो मांग की कीमत लोच कितनी है। तो आप मांग की कीमत लोच का सूत्र आपने पढ़ा होगा कि मांग की कीमत लोच का सूत्र है डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी गुणते पी अपान क्यू। तो इसमें आप देख रहे हैं कि डेल्टा क्यू अर्थात मांग में परिवर्तन कितना है। तो मांग जब 10 रुपये कीमत है तो मांग 20 है, और जब कीमत में वृद्धि होकर के 12 रुपये हो जा रही है तो मांग घट करके 18 इकाई हो जा रही है। इसका तात्पर्य है मांग में परिवर्तन जो है वो 2 इकाई की है। और कीमत में परिवर्तन कितने की इकाई की हो रही है, 10 रुपये से बढ़ करके कीमत 12 रुपये हो रही है, तो इसमें भी परिवर्तन 2 इकाई की हो रही है। प्रारंभिक कीमत कितनी है, पी अपान क्यू प्रारंभिक कीमत आपकी है 10 रुपये, और प्रारंभिक मांग कितनी है, वह है 20 रुपये। अब इसको आप हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/2। इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5। तो इस संदर्भ में आपका अर्थ होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नीचे दी गई तालिका से बताइए कि मांग की कीमत लोच कितनी है। फिर से मार्शल की इकाई रीति आ गई। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कीमत में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, कीमत में वृद्धि हो रही है, और कुल व्यय भी क्या हो रहा है, कुल व्यय भी बढ़ रहा है, कुल व्यय भी बढ़ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जब कीमत और कुल व्यय में धनात्मक संबंध हो, कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े, कीमत घटने पर कुल व्यय घटे, तो मांग की लोच जो होगी वो बेलोचदार अर्थात इकाई से कम होगी। तो इस संदर्भ में आपका ऑप्शन ख सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ने से उसका व्यय भी 10% बढ़ गया तो उस वस्तु की कीमत लोच कितनी है। यहाँ एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपको लगे कि कुल व्यय समान रहे, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था, तो यहाँ पर आपको लगे कि नहीं, कीमत में 10% की वृद्धि हो रही है तो कुल व्यय में भी 10% की समान वृद्धि हो रही है, परंतु ऐसा नहीं है। वहाँ पर ये लिखा गया उस क्वेश्चन में कि कीमत में वृद्धि होने से कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कुल व्यय पहले जैसा ही समान रह रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 10% की वृद्धि कीमत में हो रही है तो मांग में भी 10% की वृद्धि हो जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि व्यय बढ़ेगा, जब मांग बढ़ जाएगी तो व्यय पहले से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो व्यय जब बढ़ जाएगा तो मांग कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ रहा है, इसका मतलब कि धनात्मक संबंध है, तो मांग की लोच क्या हो जाएगी, इकाई से कम हो जाएगी। तो इसमें ये आपका ग वाला ऑप्शन
सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर से देखते हैं। एक वस्तु की मांग की लोच कम होगी यदि उसकी प्रतिस्थापन वस्तुएं उपलब्ध हों। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यदि उसकी प्रतिस्थापन वस्तुएं उपलब्ध होंगी तो उसकी मांग की लोच अधिक होगी। सेकेंड है, इसका उपभोग स्थगित न ही हो सकता हो। तो ये सही है। वह अनिवार्य वस्तु हो, अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच भी कम होती है। अब दो ऑप्शन सही हो गया। इसका मतलब है कि ये जो पहला वाला ऑप्शन है, यहाँ पर प्रिंटिंग में गलती हो गई है। यहाँ पर होना चाहिए कि उसकी प्रतिस्थापन वस्तुएं उपलब्ध न हों, उपलब्ध न हों। तो यहाँ पर ऑप्शन बदल जाएगा तब जा, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, फिर तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तब ऐसी दशा में आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ज्यामिति विधि के अनुसार मांग वक्र में अक्ष पर मांग की कीमत लोच कितनी होगी। ज्यामिति विधि अर्थात बिंदुरेखी विधि, इसको आपने पढ़ा होगा। तो आपने ये देखा होगा कि यहाँ पर किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र होता है मांग की लोच बराबर निचला भाग बटा में ऊपरी भाग। अब निचला भाग बटा ऊपरी भाग, क्वेश्चन क्या है कि अक्ष पर पूछ रहा है, यानी इस बिंदु पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निचला भाग तो कोई है ही नहीं, तो निचला भाग यहाँ पे शून्य हो गया और ऊपरी भाग पूरा का पूरा ऊपर वाला भाग है। मान लीजिए उसको कोई भी मान लीजिए 1 2 कुछ भी मान लीजिए, तो जीरो में किसी भी संख्या से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, सदैव शून्य आएगा। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि ज्यामिति विधि के अनुसार मांग वक्र के अक्ष पर मांग की कीमत लोच क्या होगी, शून्य होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दवाइयों की मांग बेलोचदार होती है। अब यह क्वेश्चन भी आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि अर्थशास्त्र में दवाइयों को हम विलासिता की वस्तु मानते हैं। तो जब दवाइयों को हम विलासिता की वस्तु मानते हैं तो इसका तात्पर्य होता है कि उसकी मांग लोचदार होती है, न कि बेलोचदार। परंतु इसमें अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो हम वो सारे गुण देखेंगे जो एक बेलोचदार वस्तु की होती है। तो अनिवार्य वस्तुओं की मांग क्या होती है, बेलोचदार। तो हम यहाँ पर दवा को, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है तब आपको बेलोचदार वाले सारे गुण देखने पड़ेंगे। परंतु अर्थशास्त्र में दवाइयों को विलासिता की वस्तु माना जाता है और उसकी मांग की लोच को लोचदार माना जाता है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आपको घुमाकर पूछे तो आप फिर बेलोचदार वाले इसके गुण देखेंगे। तो अनिवार्य वस्तुओं की मांग क्या होती है, बेलोचदार होती है। इसका उपभोग जिन वस्तुओं का उपभोग आप स्थगित नहीं कर सकते हैं तो उनकी भी मांग की लोच जो होती है वो बेलोच होती है, क्योंकि आप प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हो। तीसरा है, इसकी प्रतिस्थापन वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं। तो जिसकी प्रतिस्थापन वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती है उनका भी मांग की लोच जो होती है वो बेलोचदार होती है। तो इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार होगी। तो इसमें से लोचदार किसकी मांग होगी, जो अनिवार्य वस्तुएं नहीं होगी उनकी मांग लोचदार नहीं होगी। जैसे दिया सलाई है, ये अनिवार्य है। सुई भी अनिवार्य वस्तुओं में आएगी। दूध भी अनिवार्य वस्तुओं में आएगा। पानी लोचदार होगा। पानी क्या होगा, पानी की मांग लोचदार होगी, क्योंकि यह इस शून्य कीमत पर उपलब्ध होती है। जैसे जैसे इसकी कीमत में वृद्धि होगी हम उतनी अधिक इस पर प्रतिक्रिया करेंगे
उसकी मांग उतनी ही अधिक घटेगी और कीमत कम होने पर हम मांग बढ़ाएंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पानी, ऑप्शन ख। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।